ओके। सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को स्टार्ट करना है क्या, डायरेक्ट टैक्स। कई चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर रखी है, बट हम लोग थोड़ा उसको और कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, हम लोग टैक्स की, हम लोग डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है। तो डायरेक्ट टैक्स पढ़ने से पहले वी नीड टू स्टडी व्हाट इज टैक्स। सो जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, चाहे वो हम जीएसटी स्टार्ट करें, चाहे वो हम लोग डायरेक्ट टैक्स पढ़ें, चाहे टीडीएस पढ़ें, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टैक्स। सो एज वी नो दैट इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है ना। अप्रॉक्स 75% टू 76% अप्रॉक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट अकेले जनरेट करती है, कहाँ से? टैक्सेस से, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अप्रॉक्स कितना परसेंट, 75 टू 76% अप्रॉक्स टोटल रेवेन्यू का अकेले जनरेट करती है टैक्सेस से, इसीलिए इसको हम लोग मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कहते हैं। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? जो टैक्स हम लोग किस पे देते हैं? इनकम पर। एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं कि जो टैक्स हम लोग किस पे करते हैं, इनकम पे। एंड जो टैक्स चार्ज होता है किस पे? पर्सन के ऊपर, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। एंड इट्स लाइबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। अगर डायरेक्ट टैक्स हमारे ऊपर चार्ज किया गया ना, तो हम ही को वो लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। वी कैन नॉट शिफ्ट दिस टैक्स लाइबिलिटी टू अदर्स। हम किसी और से ये वसूल नहीं कर सकते, हमें अपने इनकम में से ही वो टैक्स पे करना पड़ता है। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस। सो टीडीएस फुल फॉर्म इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन, आप सभी ने डेली पढ़ रखा है। तो टीडीएस टैक्स डायरेक्ट सोर्स, और आपने पढ़ा था इट इज अ टाइप ऑफ एडवांस इनकम टैक्स। ये एडवांस इनकम टैक्स ही है, कुछ और नहीं है। टीसीएस का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इट इज ऑल्सो कवर अंडर द डायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? जस्ट अपोजिट कर लो, टैक्स पे ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो टैक्स हम किस पे देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज पे। टैक्स चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स liability can be shifted to someone else। अब जैसे कोई ट्रेडर होता है, वो आपको सामान बेच रहा है 10,000 का, उस पर 18% जीएसटी है ना। 180, मान लो 1,080 रुपये, तो सॉरी 1,800 रुपये, मान लो वो ले रहा है 11,800 रुपये। तो वो क्या करेगा, सामान का दाम में टैक्स जोड़ेगा और हम ही से वसूल लेगा, कस्टमर से ही वसूल लेगा। तो उसने टैक्स तो उसको देना है, बट वो बर्डन वो हमारे क्या कर रहा है, वो किससे? अपनी जेब से नहीं दे रहा है, वो कस्टमर से वसूल करके दे रहा है। सो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ एग्जांपल, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है। बट द मेजर पार्ट विच वी नीड टू कंसीडर, विच वी नीड टू डिस्कस इन, जो हम लोग बेसिकली सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं, वो क्या है? जीएसटी। तो जीएसटी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, अभी हम लोग इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इनकम टैक्स जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन ऑफ लॉ हमें स्टडी करना होगा, ये क्लियर रखना होगा। फॉर्मेशन ऑफ लॉ क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लॉ यानी कि लॉ कैसे बनता है इंडिया में, ये पहले तो पता होना चाहिए। तो लॉ कैसे बनता है, आई थिंक सबको क्लियर है। एक होता है सबसे पहली चीज, लोकसभा। यानी कि कोई भी पहले ना एक्ट, अगर कानून बनना होता है, वो बिल के रूप में प्रेजेंट होता है। उसको पहले लिखा जाता है। क्या किया जाता है? लिखा जाता है। कानून को जब लिखा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ड्राफ्ट है। और जैसे वो लिख करके कंप्लीट हो गया, उसे हम कहते हैं बिल। और बिल को फिर क्या करना होता है, उस जो भी बिल है, चाहे वो इनकम टैक्स का बिल हो, चाहे वो जीएसटी का बिल हो, फिर उसको दो सदनों से पास कराना होता है। एक कहाँ से? लोकसभा से। लोकसभा से पास होने के बाद फिर वो राज्यसभा में जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जब दोनों तरफ पास हो जाता है, देन वो एक्ट बन जाता है। अब उस एक्ट को पूरे भारत में लागू करना है, उससे पहले उस पर एक व्यक्ति का साइन होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति। तो उनके सिग्नेचर होते हैं, हम उस एक्ट को पूरे भारत में लागू कर देते हैं। पॉइंट समझे? तो ये फॉर्मेशन ऑफ लॉ है जो सबको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द की टर्म्स? अब जैसे एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, क्या फर्क होता है एक्ट और रूल्स में? एक्ट देखो हमें बताता है व्हाट टू डू, हमें करना क्या है। एक्ट क्या बताता है? व्हाट टू डू, करना क्या है। जैसे अगर आप एक सर्टेन इनकम से ज़्यादा कमाओगे, आपको टैक्स देना है, ये तो वो कौन बताता है? एक्ट बताता है। रूल्स क्या बताता है? कैसे देना है, ये जो टैक्स आपको देना है वो कैसे देना है। पॉइंट समझे? जैसे हम लोगों ने, याद है जीएसटी में पढ़ा था कि 40 लाख से ऊपर टर्नओवर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेना है। तो ये किसने बताया? वो एक्ट ने बताया। कैसे लेना है, कौन सा फॉर्म भरना है, ये कौन बताता है? रूल्स। नोटिफिकेशन क्या होता है? कई बार होता है गवर्नमेंट को अपने लॉ में, रूल्स में कुछ अमेंडमेंट या कुछ नए चीज़ें ऐड करनी होती हैं,
और वो फाइनेंस बजट का वेट नहीं कर सकता, तो वो तुरंत उसे क्या करता है, नोटिफिकेशन जारी करके लागू कर देता है पूरे भारत में। ठीक है। सर्कुलर, सर्कुलर पब्लिक के लिए नहीं है, डिपार्टमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? डिपार्टमेंट्स के लिए। ठीक है। तो ये सर्कुलर है। सर्कुलर क्या होता है? डिपार्टमेंट्स के लिए भेजते हैं। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस सर्कुलर। सर्कुलर जैसे कि बात कर रहे थे ना, डिपार्टमेंट्स के लिए होता है। जैसे मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको अपने इनकम टैक्स जैसे है हेड ऑफिस, उसको अपने सारे ब्रांचेस को, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उन सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है या कुछ नए रूल्स बताने हैं, उसके लिए वो क्या करती है? सर्कुलर जारी करती है। नाउ नेक्स्ट होता है कोर्ट डिसीजन। सर कोर्ट डिसीजन क्या होता है? कोर्ट डिसीजन क्या होता है? कई बार क्या होता है कि एक्ट जो होता है वो तो बना हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्सेस एसएससी के बीच में कई बार कई, यानी कि जो टैक्स पेयर होते हैं उनके बीच में कई बार केसेस भी होते हैं। भाई टैक्स पेयर कहता है नहीं मेरी गलती नहीं है, या फिर ये तो गलत नियम है, और उसके खिलाफ अगर वो जाता है और फाइनली इनकम टैक्स में उसके पक्ष में डिसीजन लिया जाता है, तो वो जो डिसीजन होता है ना, कोर्ट का डिसीजन, वो भी एक लॉ की तरह होता है कि अब आगे से उस रूल को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो गलत है। ठीक है ना? तो कई बार होता है क्या, कोर्ट के डिसीजन भी लॉ को बदलते हैं या लॉ में कोई नए चेंजेस करते हैं। ध्यान रहे। पॉइंट सबको क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, देन वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। है ना? नितिन, हैव यू एनी इशू? अमिताभ, एनी क्वेश्चन? ओके, so now we are just moving on to the next slide, this one. So the important definition to understand income tax, we should know these terms. अगर आपको इनकम टैक्स अगर ढंग से समझना है तो आपको इन टर्म्स को भी समझना होगा। ठीक है। उन टर्म्स में सबसे पहली चीज क्या है? पहला, जैसे कि आप देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर है। व्हाट इज प्रीवियस ईयर? अब देखो ये सेक्शन हम लोग यहाँ पे हटा रहे हैं। अच्छा, सेक्शन के बारे में एक बार डिस्कस मैं आपको कर देता हूँ। क्या है ये? इनकम टैक्स एक्ट है। उस एक्ट में बहुत सारे सेक्शन है, सेक्शंस में हर चीज को डिफाइन किया गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। पता है क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इज दैट प्रॉब्लम क्या हुई है ना, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक? क्या लॉ है ना, चेंजेस, ये आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देखो 2026 में हम पढ़ रहे हैं, और वी नो दैट हम लोग इससे पहले जो पढ़ रहे थे ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961, है ना? इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम लोग स्टडी कर रहे थे। अभी जो नया एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, अब जो एक्ट जो लागू है वो कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब इस एक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 वी नीड टू फॉलो, है ना? अभी तक हम लोग इनकम टैक्स एक्ट किसकी बात कर रहे थे? 1961 की बात कर रहे थे। अभी तक हम इनके सारे जितने भी अपने अपने स्लाइड में भी आप सेक्शन देख रहे थे, जो सेक्शन मेंशन है, वो सेक्शन कौन से थे? वो सेक्शन थे इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 3। ये जो सेक्शन 3 है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया, वो डिफाइन किस में किया गया? वो डिफाइन किया गया है, सॉरी, वो डिफाइन किया गया था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। अभी जो नया जो इनकम टैक्स एक्ट आया है वो 2025 है। तो क्या चेंजेस हुए हैं? मूलभूत बेसिक चेंजेस क्या हुए हैं? अगर आप देखेंगे तो कुछ टर्म्स का भी फर्क आया है, और सबसे बड़ा फर्क क्या है? सेक्शन चेंजेस हुआ। बेसिक चीजें वही हैं, बेसिक डेफिनेशंस वही हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे सेक्शन चेंज हो गए। सेक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया। कोई भी एक्ट, कोई भी कानून होता है ना, उसमें सेक्शंस होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, वो चेंजेस किए गए। अगर आपको देखना है इन दोनों में क्या चेंजेस हुए हैं, जो पहले हम अभी तक हम लोग का यही चल रहा था ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो बनाया गया था,
फिर क्या हुआ, 2025 आ गया। अब इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, इसको अगर स्टडी करना है इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। यहाँ पे जाना होगा, एक साइट होती है सीबीडीटी, सीबीडीटी की साइट, आपको सीबीडीटी की साइट पे चले जाना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सर ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो संस्था है ना, वो डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है ना, और एक तरीके से कह लो डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके? डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रहे। अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, जाओगे तो यहाँ पे दिया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 2025। जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जाते हो, है ना, यहाँ पे दिया है यूटिलिटी चेक प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स रूल्स इसमें है, और यूटिलिटी चेक 1962 है, दोनों वाइज दोनों बताता रहेगा, रूल्स और एक्ट में चेंजेस साथ ही साथ बताता रहेगा। तो अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स रूल्स में, और इसी तरह से यहाँ पे भी इनकम टैक्स एक्ट में वाइज है, तो हम लोग एक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। एक्ट क्या बताता है, व्हाट टू डू, रूल्स क्या बताता है, हाउ टू डू। तो इसमें तो दोनों सेक्शन अगल बगल दे देगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक जगह दिया है क्या, इनकम टैक्स 1961 पुराना लॉ और नया लॉ जो भी 2025 में इनकम टैक्स का कानून लागू हुआ। अब तुमको कौन सा सेक्शन, तुम सेलेक्ट करो कोई भी सेक्शन, है ना। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या, कौन से सेक्शन की, एक मिनट, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेफिनेशन, जो सेक्शन 3 था। अब यहाँ पे सेक्शन 3 हमें देखना है, तो सेक्शन 3 में हम आते हैं। टू के अंदर देखो कितने सारे सब डिविजन्स हैं, आप डायरेक्टली यहाँ टाइप कर सकते हो सेक्शन 3, है ना। तो सेक्शन 3 नहीं आया क्या, ये आया, प्रीवियस डिफाइन किया गया। अच्छा, नए सेक्शन में भी सेम डेफिनेशन है, नए में भी सेम डेफिनेशन, यहाँ पे बस क्या, प्रीवियस ईयर की जगह यहाँ पे नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, टैक्स ईयर। पैरेलल रीडिंग देख सकते हो, है ना। पहले हम प्रीवियस ईयर बोला करते थे, क्या बोला करते थे, प्रीवियस ईयर। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस साल हम इनकम कमाते हैं, है ना, या फिर कह लो जिस साल हम इनकम कमाते हैं उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। इसमें क्या आ गया, डेफिनेशन हो गया टैक्स ईयर का। टैक्स ईयर का मतलब क्या, फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट, टैक्स ईयर का मीन्स 12 मंथ्स, 12, यहाँ पे टैक्स ईयर का मतलब किससे है, 12 मंथ से पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल, है ना। इन केस ऑफ अ बिजनेस एंड प्रोफेशन न्यूली सेटअप or a source of income newly coming into existence in any financial year, the tax year shall be the period beginning with the date of setting of your business, जिस दिन से तुम बिजनेस स्टार्ट किए। बिजनेस अगर 1 जुलाई को स्टार्ट किया तो 1 जुलाई से माना जाएगा। तो जिस साल स्टार्ट करोगे उस साल भले वो 12 मंथ से कम हो सकता है, फिर उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से तो हर साल कितने महीने का होगा, 12 मंथ्स। तो अब क्या है, प्रीवियस ईयर की जगह पे एक डेफिनेशन आई है क्या, तो प्रीवियस ईयर की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग टैक्स ईयर लिखेंगे। अब पॉइंट समझे। और जो नए सेक्शन में सेक्शन नंबर वही है, सेम है। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो गया, टैक्स ईयर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो टैक्स ईयर का मतलब यहाँ पे ध्यान रहे ये है। तो ये हम लोग यहाँ पे अमेंडमेंट कर ले रहे हैं, है ना। तो अब जब हम लोग यहाँ पे इस तरह से अमेंडमेंट करते हैं तो इसमें ये पता नहीं चलेगा पहले क्या था नया क्या था, कुछ चेंजेस। अब चूंकि अभी देखो तुम लोग क्या हो, तुम लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फेज से गुजर रहे हो। कॉम्प्लिकेटेड फेज क्यों कहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड फेज इसलिए कहेंगे क्योंकि पहले पुराना लॉ भी है, अभी तुम नया लॉ है। तो कई लोग तुमसे पूछेंगे अच्छा ये तुम इसमें पढ़े हो, पहले क्या था। क्लियर हो गई सबको। तो हम लोग को क्या चाहिए, अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, हम लोग को अब क्या है ना, इस फेज में हमें दोनों को लिखना पड़ेगा। तो ये पुराना लॉ था, है ना, प्रीवियस ईयर।
अब यहाँ पे हम लोग को एक और यहीं पे लिखना होगा, क्या चीज़, हमें यहाँ पे लिखना होगा टैक्स ईयर, समझ गए। और यहाँ पे भी सेक्शन क्या है, सेक्शन 3 है, समझ गए कि नहीं समझ गए। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मेंशन करिए, दिस वन, पॉइंट समझे। थोड़ा सा मैं इसको एडिट कर देता हूँ, ठीक है। टैक्स ईयर का मतलब यहाँ पे आ गया। अब ध्यान रहे, यहाँ पे जो बात हम लोग को करनी है कि अब ये जो है ना, ये लॉ, इसको हम लोग को ये कर देना है, क्या कर देना है, क्लियर। अब इससे क्लियर हो गया, ये स्ट्रिक थ्रो याद है, स्ट्रिक थ्रो, स्ट्रिक थ्रो का यूज देखो, यही होता है स्ट्रिक थ्रो का यूज, कि अब ये जो थर्ड डेफिनेशन अब ये नहीं रही, है ना। 2025 से नए एक्ट में अब क्या, प्रीवियस ईयर की जगह अब हम क्या इस शब्द यूज करते हैं, टैक्स ईयर यूज करते हैं। सेक्शन 3 ही है। टैक्स ईयर का मतलब क्या है, 12 मंथ्स पीरियड फ्रॉम द, क्या है, फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। तो जिस साल इनकम हम क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर बात करेंगे क्या, सेक्शन 2 की सबसेक्शन 9 में क्या दिया है, असेसमेंट ईयर। तुम्हें पैरेलल पढ़ना है दोनों, तो पैरेलल पढ़ने के लिए यही चीज़ है ना। यहाँ पे आइए, सॉरी इसको बैक कैसे करेंगे, पैरेलल रीडिंग, अच्छा क्लोज करना है, क्लोज कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना सेक्शन, यहाँ पे फिर से यहाँ पे टाइप करिए, देखो ये पे पुराना टेक्स्ट है, एक्ट है, और नया। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, 2 की सबसेक्शन 9, आ गया असेसमेंट ईयर। तो करस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स, यहाँ इस पे कुछ नहीं दिया, आप असेसमेंट ईयर खत्म है। अब असेसमेंट ईयर का कोई मतलब नहीं रह गया, है ना, देयर इज नथिंग। पुराने समय में इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था, है ना। लेकिन असेसमेंट ईयर का अब कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यानी अब सिंपल सा टैक्स ईयर है, जिस साल हम कमाएंगे उस साल की इनकम पे हमें क्या देना है, टैक्स देना है। तो ये लाइन अब क्या हो चुकी है, क्लियर है सबको। नाउ नेक्स्ट अगला देखिए क्या है, अगला है असेसी। असेसी को डिफाइन किया गया था क्या, टू की असेसी मतलब होता क्या है, इनकम टैक्स में असेसी का मतलब होता है, जो व्यक्ति इनकम टैक्स देता है उसको असेसी कहते हैं, टैक्स पेयर, टैक्स देने वाले को असेसी कहा जाता है। हम लोग टैक्स पेयर बोलते हैं, बट इनकम टैक्स में क्या बोला जाता है, असेसी, ठीक है। तो इनका डिफाइन किया है सेक्शन 2 की सबसेक्शन 7 में। हम लोग को सेक्शन याद नहीं करना, अब 2 की सबसेक्शन 7 में था असेसी, क्लिक करते हैं, या देखो 2 की सबसेक्शन 11 हो गया, बस यही चेंजेस हुआ है। दोनों को पैरेलल पढ़ाई करनी है, पुराना लॉ नया लॉ दोनों, तो क्लिक कर दो, है ना। तो क्या है इसका मतलब, कॉन्टेक्स्ट, अकाउंटेंट शैल हैव द मीनिंग द क्या साइन टू इट, है ना। तो ये सब यहाँ पे डिफाइन किया है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ध्यान रहे, एक बार फिर से मैं बता दो कैसे तुम्हें चेक करना है। हम लोग को कहा जाना था सीबीडीटी की साइट पे, ये सीबीडीटी की साइट है, ठीक है। देखो मैंने गूगल पे लिख दिया था या यहाँ पे भी लिखना है सीबीडीटी, सीबीडीटी आ जाएगा यहाँ, सीबीडीटी की साइट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। फिर तुम्हें जाना है कहाँ पे, इनकम टैक्स एक्ट 2025 यहाँ दिया है, क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही हमें क्या पढ़ना है, एक्ट पढ़ना है। एक्ट सिर्फ 25 है, यहाँ पे क्या दोनों का वाइज अ वाइज है, 61 और इस पे क्लिक कर दीजिए बस। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब पुराने सेक्शन लिखना है और नए सेक्शन, अगर तुम्हें सेक्शन पता है तो, सेक्शन नहीं पता है नाम से ही पता है, असेसी, असेसी, यहाँ से ऐसे लिख दो। अच्छा मैच नहीं किया,
ASS ये असेसी। अब पायलट तुम पढ़ लो। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ थोड़ा सा लॉ की लैंग्वेज है। लॉ की लैंग्वेज कई बार क्या होता है, थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इजीली हम लोगों ने समझा दिया इसमें अपने बुक में। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, सेक्शन क्या हुआ है, सेक्शन यहाँ पे ये चेंज हो गया। सही है। अब जो सेक्शन हो गया वो कौन सा हो गया, 2 की सबसेक्शन 11। डेफिनेशन सेम है, लेकिन बस ये क्या हो गया, ये सेक्शन कट गया है। मतलब इन्होंने सेक्शन चेंज कर दिया। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पर्सन की। किसकी बात करेंगे? पर्सन की। पर्सन को डिफाइन किया गया किसमें? पर्सन मतलब क्या? आखिर में असेसी है कौन? पर्सन ही तो होगा, वही तो देगा अब टैक्स। तो यहाँ पे, यहाँ से जब भी अगला देखना हो यहाँ से पहले कट करना, यहाँ से दिस वन। फिर यहाँ पे तुम्हें क्या देखना है, पर्सन। ठीक है। तो पर्सन 2 की सबसेक्शन 31 पहले था, अब 2 की सबसेक्शन 77 हो गया। बढ़िया जगह है ना, तो इस जगह पे तुम्हें हर डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या है, 2 की सबसेक्शन 77। हालांकि मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आपको सेक्शन उतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको मीनिंग समझना है। क्या समझना है? मीनिंग की, उसका मीनिंग क्या है, मायने क्या है, इसका मतलब क्या होता है। न कि आप उस सेक्शन में ज़्यादा कंफ्यूज होइए। सेक्शन ऑप्शन कोई रटना वटना नहीं है आपको। एक मिनट, कहाँ गया, होम, पैराग्राफ, कहाँ गया पर्सन की डेफिनेशन भाई। तो पर्सन का मतलब क्या है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पर्सन का मतलब जो व्यक्ति क्या देता है, टैक्स देता है। जो व्यक्ति क्या दे रहा है, टैक्स। चलो, तो बस सेक्शन चेंज हो गया। अब पर्सन होते कितने तरह के? कितने तरह के पर्सन होते हैं? कितने तरह के? 7। ठीक है। चलिए। अच्छा, ये आपको फिलहाल तो ये आपको समझ में आया कि एक्ट में क्या भाई एक्ट में क्या चेंजेस हुए। पहला नंबर तो आपने देखा, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर खत्म किया, प्रीवियस ईयर की जगह क्या आ गया, टैक्स ईयर। असेसमेंट ईयर भी खत्म, टैक्स ईयर आ गया। वरना पहले प्रीवियस ईयर का मतलब इस साल कमाइए, अगले साल टैक्स दीजिए। 18 अगर हमने 20-21 में कमाया है तो 21-22 में हम टैक्स देते हैं। तो 20-21 को प्रीवियस ईयर बोला जाता है, 21-22 को हम असेसमेंट ईयर, जिस साल हम टैक्स देते थे। 21-22 में भी कमाएंगे तो प्रीवियस ईयर हो जाता था। 21-22 कमा रहे हैं, 22-23 में टैक्स देंगे, ऐसा था। अभी क्या है, इन दोनों को हटा के इन्होंने सीधे बता दिया टैक्स ईयर। यानी इस समय टैक्स ईयर चल रहा है कौन सा, 26-27। कौन सा टैक्स ईयर चल रहा है, 26-27। इस 26-27 में जो टैक्स देंगे, जो कमाएंगे, उस पर आपको टैक्स देना है। अब टैक्स वो अगले साल देना है, इस साल देना है, ये तो डिपेंड करता है आप कैसे देना है ना। तो ये चेंजेस। अब कोई आपसे पूछता है कि इन दोनों में क्या चेंज, फिलहाल आपको समझ में आ रहा है कि सेक्शन चेंज कर दिए गए, चीज लगभग वही है। देखो एसएससी पहले भी वही था, आज भी वही है। पर्सन भी पहले भी वही था, आज भी वही है। पर्सन होते कितने तरह के, ये पूरे 7 टाइप ऑफ पर्सन दिए गए। कितने तरह के पर्सन होते हैं सर? टोटल 7 टाइप ऑफ पर्सन अवेलेबल है, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर्सन देखो, यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ पे पर्सन के बारे में एक्सप्लेन किया है। यहीं से डाउनलोड पीडीएफ कर लो, जो करना है कर लो। ये थोड़ा लॉ की डेफिनेशन है, तो लॉ की डेफिनेशन थोड़ी सी आपके लिए क्या होती है, स्टडी करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, बट बेटर विल बी। ज़्यादा डिटेल है, हम लोग ने सिंपल लैंग्वेज में इसको किया हुआ है। अब ऐसे सी लीग होते कितने हैं? तो होता है इंडिविजुअल। हम लोग को क्या बोला जाता है, हम लोग अगर टैक्स देते हैं तो हम लोग को किस कैटेगरी में आते हैं, इंडिविजुअल में आते हैं। ये पार्टनरशिप फर्म, दो या दो से अधिक लोग मिल करके जब पार्टनरशिप कर लेते हैं, फर्म बोलते हैं उसे, पार्टनरशिप फर्म। फिर इसके बाद क्या होता है, HUF होता है, हिंदू अनरिलेटेड फैमिली। खासकर ये हिंदूज लॉ में। तो हिंदू फैमिली अगर है, उसमें ज्वाइंट ज्वाइंट फैमिली नहीं होती है, तो इसमें जो मुखिया होता है, क्या होता है, मुखिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता। तो मान लो कोई बिजनेस है, पूरी फैमिली उसमें लगी हुई है, तो उसमें टैक्स किससे लिया जाए फिर? तो जो मुखिया होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं इनकम टैक्स में। और जो सारी पूरी इनकम होगी हम उसी की मानेंगे, किसकी,
करता है कि हाँ, और हम उससे सीधे टैक्स लेंगे। हमें फिर फैमिली मेंबर से अलग से टैक्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे मुखिया से हम टैक्स लेंगे। उसको HUF कहते हैं। फिर आपको पता है कंपनी, जिसके नाम के एंड में लिमिटेड शब्द लगा होता है। जिसके नाम के एंड में क्या लगा होता है? लिमिटेड शब्द लगा होता है। उसे हम क्या कहते हैं? कंपनी। जैसे रिलायंस कंपनी लिमिटेड, है ना? गैलेंट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, या प्राइवेट नहीं, वो तो लिमिटेड है ना? तो जो भी लास्ट में बस क्या शब्द लगा होना चाहिए? लिमिटेड। जितने भी बैंक हैं वो सभी लिमिटेड है ना? ध्यान रहे। HDFC बैंक लिमिटेड नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन वो है लिमिटेड, एक कंपनी है। ध्यान रहे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, लेकिन एग्जैक्टली यूनियन बैंक पहले एक कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। तो कंपनी है ना सर, दैट्स इट। लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी से पहले इसको समझेंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये कौन होते हैं? जब क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक लोग मिल करके बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप दोनों लोग मिल करके कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, और ना तो आपने पार्टनरशिप फर्म खोली है, ना तो आपने कंपनी बनाई है, ना तो आप हिंदू अनडेड फैमिली में आते हो। तो जाहिर सी बात, आप किस में आओगे फिर? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। गवर्नमेंट आपको क्या मान के टैक्स ले? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लो कोई ठेका तुमको मिल रहा है कि इस बिल्डिंग को बनाने का, कुछ काम तुमको करना है, कुछ काम तुमको करना है। तो तुमने कहा कि हम दोनों मिलके चलो ये ठेका ले लेते हैं। तो दोनों ने मिलके ले लिया। और जैसे ही ठेका कंप्लीट हुआ, तुमने कमाया, और तुम लोग अलग अलग हो जाओगे फिर, है ना? तो यानी तुम लोग अटैच हुए हो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। फिर कल को अलग भी हो सकते हो। तो इन द सेंस क्या, ना तो तुमने फर्म बनाई, ना तो तुमने कंपनी बनाई, तो तुम्हें क्या क्या मानेंगे हम? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। वैसे ही कंपनियां भी होती है। जैसे मान लो दिल्ली मेट्रो बनाना है, तो दिल्ली मेट्रो किसी एक कंपनी ने नहीं बनाया, दो तीन कंपनियों ने मिल के बनाया था। कोई उसका पिलर बना रहा था, ये स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था, कोई लाइनें बिछा रहा था, कोई इलेक्ट्रिक का सारा कनेक्शन दे रहा था, मतलब सबका थोड़ा बट के था काम, है ना? उसी तरीके से लखनऊ मेट्रो है, या फिर सब कोई भी चीज़, इस तरह की चीज़ें बड़ा स्टेप काम होता है, तो पता चला दो तीन कंपनियां मिल के काम कर रही हैं। तो उन लोग को क्या बोला जाएगा? उनको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। जैसे ही दिल्ली मेट्रो कंप्लीट हुआ, सब अलग अलग ना। जैसे मान लो L&T कंपनी है, L&T कंपनी है, ACC है, ये लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, मान लो लखनऊ मेट्रो बन के तैयार हो गई, सब दोनों क्या हो गए? अलग अलग। ठीक। मान लो कोई ब्रिज बन रही है, तो ब्रिज बनाने का काम सपोज करो दो कंपनियों को मिलकर दिया गया है। तो दो कंपनियां मिलकर कमाएंगी ना उस। और जैसे ही वो कंप्लीट होगा, वो दोनों कंपनियां अलग अलग अपने रास्ते पे। तो उन दो कंपनियां जो आखिर में मिलके काम कर रही हैं, जो कमा रही है, आखिर में उनसे हम क्या मान के टैक्स लें? तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो ये हो गया सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया। नेक्स्ट देखिए, लोकल अथॉरिटी किसे कहते हैं? लोकल अथॉरिटी में आते हैं, जैसे कि आप लोग ऐसे डिस्कस कर लो, नगर निगम गोरखपुर, जिनकी एक लिमिट होती है, लोकल लिमिट होती है कि भाई इतने लिमिट तक ये काम करेंगे, उस दायरे से बाहर नहीं जाते। गोरखपुर नगर निगम है, तो गोरखपुर में झाड़ू लगाएगा। देवरिया में जाके थोड़ी ना झाड़ू लगाएंगे, नहीं ना। इनकी लोकल लिमिट है। GDA, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनका काम क्या है? सिर्फ गोरखपुर को डेवलप करना। दिल्ली जाके थोड़ी ना डेवलप करेंगे, वहाँ अलग है DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। समझे कि नहीं समझे? वहाँ पे वहाँ का नगर निगम होगा, दिल्ली का नगर निगम होगा। पॉइंट समझे? तो उनकी अपनी लोकल लिमिट होती है। ये लोग किस में आते हैं? लोकल अथॉरिटी में आते हैं। किस में आते हैं? लोकल अथॉरिटी कहलाएंगे। अब जो भी ऐसा कोई पर्सन है, जो ना तो इंडिविजुअल है, ना तो फर्म है, ना HUF है, ना कंपनी है, ना लोकल अथॉरिटी है, ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तब उसको तुम किस में डालना? इसमें आर्टिफिशियल जुडिशियल बॉडी या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में डालना। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऊपर के छो कैटेगरी में नहीं क्लासीफाई हो पा रहा है, उसको तुम किस में डाल देना? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में डाल देना। एग्जाम्पल क्या चीज? ठीक है, जैसे जैसे DDU क्या है? यूनिवर्सिटी है। तो वो यूनिवर्सिटी ना तो इंडिविजुअल है, ना फर्म है, ना HUF है, ना कंपनी है, ना लोकल अथॉरिटी, ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो किस में आएगी? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आएगा। और जैसे कि तुमने बोला ट्रस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मंदिर, मस्जिद, तो ये सब ट्रस्ट से चलते हैं ना सर। तो जितने भी ये ट्रस्ट हैं, ये सब किस में आएंगे? आर्टिफिशियल जुडिशियल बॉडी में आएंगे। वो कंपनी लिमिटेड थोड़ी ना है, नहीं। इसी तरह से जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब जितने भी हैं, ये सब किस में आएंगे?
ये ना तो कोई कंपनी है, ना लोकल अथॉरिटी, ना ये सब है, तो जाहिर सी बात है सब किस में आएंगे, इसमें आएंगे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी कि जो भी पर्सन इन सभी में कैटेगराइज नहीं हो रहा है वो किस में आएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक। तो टोटल कितने तरह के असेसी होते हैं, पर्सन कितने तरह के होते हैं, सॉरी 7 तरह के पर्सन होते हैं। असेसी कहते हैं किसे, जो टैक्स देता है, टैक्स पेयर को हम असेसी कहते हैं। ठीक। अब ये सातों अगर समझ में आ गए तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलते उसको सॉल्व करते हैं। पहले कह रहा है डिटरमाइन द टाइप ऑफ फॉलोइंग पर्सन, पर्सन बताओ। गोरखपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये किस में आएगा, लोकल अथॉरिटी। किस में आएगा, लोकल अथॉरिटी में आएगा। एचडीएफसी बैंक, कंपनी है, क्या है, कंपनी है। एमएस धोनी, एमएस धोनी क्या है, इंडिविजुअल। भारत संचार निगम लिमिटेड, कंपनी। जिसके भी नाम के एंड में लिमिटेड शब्द लगा है वो क्या है, कंपनी है। प्रशांत कुमार साई, एचयूएफ, नाम भी लिखा है एचयूएफ, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। डीडी यूनिवर्सिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। गुप्ता एंड कंपनी, गुप्ता एंड कंपनी क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। सर फर्म्स कंपनी लगाती हैं लेकिन लिमिटेड नहीं लगाती। लिमिटेड लगा है क्या, अगर लिमिटेड लग गया होता तो कंपनी हो गई होती। ठीक है, राम एंड कंपनी है ना, तो उधर राम एंड श्याम कंपनी, कई लोग लिखते हैं तो राम और श्याम दोनों मिलकर बिजनेस करते, कंपनी तो है ही वो, दो लोग मिलके कर रहे हैं। स्टेट द हेड्स, सॉरी ये चीज छोड़िए, अब हम लोग को पढ़ना है क्या, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम क्या होती है। अच्छा ये सेक्शन भी दिया ना, पीछे वाला सेक्शन हमने नहीं दे दिखा, नहीं पीछे वाला नहीं। अब ये सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया था, लोकल अथॉरिटी नगर निगम। लोकल अथॉरिटी में क्या, नगर निगम आएगा, गोरखपुर नगर निगम, या फिर जीडीए, जैसे गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, सुना है नाम, नाम सुना है कि नहीं सुना है। ये लोग क्या करें, गोरखपुर डेवलप करते हैं। तुमने अपने मकान के ऊपर दूसरा फ्लोर लगाना है, उसके लिए पहले जीडी से परमिशन लेनी पड़ती है। सर मेरा घर, मेरा मर्जी, हम दूसरा फ्लोर बनाए, तीसरा फ्लोर बनाए, ना ना ना, जीडीए से बिना परमिशन लिए आप नहीं बना सकते। पॉइंट समझे। अप्रूवल गांव में नहीं, गांव में कोई अप्रूवल नहीं, गांव में तो जहां मन करे वहां खड़ा, 5 मंजिला खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे शहर में आते हो तो गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आते हो, तो आपको यहाँ पे नियम को फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट समझे। चलिए नेक्स्ट क्या है, हम लोग बात कर रहे थे हेड्स ऑफ इनकम की। तो हेड्स ऑफ इनकम जो है ना, हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं। देखो हम चाहे जितने तरीके से कमाएं, हम चाहे जितने तरीके से कमाएं, लेकिन उसको इनकम टैक्स ने 5 हेड में डिवाइड किया है कि हम सिर्फ 5 तरह से कमाते हैं। पहला, सैलरी, आप या तो सैलरी से कमाओगे या तो हाउस प्रॉपर्टी से कमाओगे। सर हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सैलरी तो समझ में आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी मतलब मकान को रेंट पे अगर दे रखे हो, तुमने अपने मकान को रेंट पे दे दिया, रेंट से कमा रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम इसे कहते हैं। तो कोई भी मकान हो, चाहे वो दुकान हो, तो दुकान चलाने के लिए किराए पे दियो, चाहे रहने के लिए किसी को किराए पे दिए हो, पॉइंट समझ, चाहे किसी को गोडाउन बनाने के लिए उसको दिया हो जगह अपना, तो किराया पा रहे हो ना सर, तो उस किराए की इनकम को क्या कहेंगे, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। समझ गए। तो पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है पीजीबीपी। सर पीजीबीपी क्या है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। या तो आप बिजनेसमैन हो गया, तो प्रोफेशनल हो गए। बिजनेसमैन कौन, जितने भी नीचे दुकानें दिख रहे हैं आप लोगों को, जो लोग खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। प्रोफेशनल कौन, डॉक्टर इंजीनियर वकील, ये लोग दोनों ही एक ही कैटेगरी में रखे गए। बिजनेस और प्रोफेशनल्स को दोनों को क्या किया गया है, एक ही कैटेगरी, पीजीबी उनके लिए एक हेड है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बता रहे हैं। तो बिजनेस प्रोफेशन समझ में आया कि नहीं आया। तो डॉक्टर इंजीनियर वकील ये लोग फीस लेना है, ये लोग किस में आते हैं, ये लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा, तीसरा हेड।
चौथा हेड है कैपिटल गेन। अगर तुम्हारी कोई कैपिटल एसेट है, अगर तुम उस कैपिटल एसेट को बेच रहे हो, उसको बेच के कुछ प्रॉफिट कमा रहे हो, उसको हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल एसेट होता क्या है ये समझना पड़ेगा ना। ये तुम्हारा घर कैपिटल एसेट है, जमीन कैपिटल एसेट है, ज्वेलरी कैपिटल एसेट है। लोग नहीं शेयर खरीदते बेचते हैं, तो शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, वो भी कैपिटल एसेट है। 100 रुपए का शेयर खरीदे, 150 में बेच दिया, 50 रुपए प्रॉफिट कमाए कि नहीं, ये कैपिटल गेन है। तुमने ज्वेलरी खरीदी थी आज से 10 साल पहले 30,000 में, इस समय उसका दाम कितना का चल रहा है, 1,20,000 रुपए, तुमने बेच दिया, प्रॉफिट हुआ ना, ये क्या है, कैपिटल गेन है। इस पे टैक्स देना होगा। तुम क्या सोच रहे हो, यार घर की ज्वेलरी है, बेचें फायदा कमाए, क्या दिक्कत है, ना ना सर, इट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। इनकम टैक्स कहती है इस पे टैक्स दो, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? रियल रियल कैपिटल गेन टैक्स में आता है। अब देते नहीं देते वो अलग बात है। अब देखिए यहाँ पे अदर सोर्स। अब इनके अलावा लोग नहीं प्रॉपर्टी बेचते हैं, जमीन वमीन बेच दी है अपना, तो अभी तो प्रॉफिट कमा रहे, वहाँ भी कैपिटल गेन हो रहा है, उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अदर सोर्स की। अब जो इनकम इन चारों हेड में नहीं आ पाता है, वो इनकम को कहाँ डाल देना, अदर सोर्स। जैसे हाँ, लॉटरी। ठीक है, सीधे लॉटरी पे क्यों आ गई, जैसे बैंक में पैसा जमा है, तुम्हारा ब्याज आ रहा है, बैंक में तो पैसा जमा है, क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट कौन से हेड की इनकम है, अदर सोर्स। अरे वो तुम अकाउंटिंग में चली गई, इनडायरेक्ट इनकम सही बोल रही है तुम, अकाउंटिंग में चली गई। इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में उसको हम अदर सोर्स की इनकम कहते हैं। ना वो सैलरी की इनकम है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना कैपिटल गेन है, ना पीजीबीपी है, तो किस में आएगा, अदर सोर्स में आएगा। हम्म। कमीशन अब तुम्हारे ऊपर है ना, अगर तुम्हें क्या है, अदर सोर्स की इनकम, कमीशन। एक मिनट। हाँ, तो अदर सोर्स में से इंटरेस्ट की इनकम हो गई, कमीशन की इनकम है। अब मान लो, अब जैसे फॉर एग्जांपल किस अदर सोर्स के इनकम में तुम उसको डाल सकते हो बिल्कुल। लेकिन अगर सपोज करो तुम्हारा मेन बिजनेस वही है, तो या उस तरह का बिजनेस कर रहे हो या उस तरह का प्रोफेशन का कमीशन, तो तुम जैसे तुमने ब्रिटानिया की एजेंसी ले रखी है, अमूल की एजेंसी, तो तुम्हारा वो कमीशन नहीं तो क्या बिजनेस प्रोफिट, तुम्हारा बिजनेस हो गया। लेकिन अगर तुम नौकरी करते हो और समथिंग कुछ आ गया, तो छोटा मोटा इनकम है, बहुत ज़्यादा नहीं कमाया, तो उसको तुम किस में डाल सकते हो, अदर सोर्स में डाल सकते हो। और कौन सी इनकम है, लॉटरी जीत गए, करोड़पति में आ गया कुछ पैसा, ये सब कैजुअल इनकम बोलते हैं। कैजुअल इनकम का मतलब अचानक हो गई इस तरह की इनकम, कोई इसका कोई इस तरह की इनकम का कोई अंदेशा नहीं था तुम्हें, तो ये सब अदर सोर्स में आएगा। किस में आएगा, अदर सोर्स में आएगा। गिफ्ट की इनकम, गिफ्ट गिफ्ट मिला, तो गिफ्ट की इनकम ये सब किस में आएगी, अदर सोर्स। हाँ, तुम क्या बोल रहे थे? हाँ बिल्कुल सही, रास्ते में अगर पैसा गिरा वो मिल गया, वो भी क्या है, अदर सोर्स की इनकम। शर्त ये है कि तुम उसको गवर्नमेंट को दिखाओ। डाउरी, दहेज की बात कर रहे हो, तो ध्यान से रहे, आपको बता दूं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो लीगल है। तो इसमें देखो बोल रखा है, इनकम टैक्स ने साफ साफ बोल रखा है कि शादी में जो मिलता है, जितना भी गिफ्ट, जितनी भी गिफ्ट मिलती है, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट मतलब छूट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना। अब समझे ना वो कैसे कैसे हो गया लीगल। खूब मांगते हैं, है ना। और वैसे गिफ्ट क्या होता है, वैसे क्या होता है, वैसे गिफ्ट 50,000 से अगर अधिक होती है ना, तो उसको सीधे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी, वो एग्जाम्प्ट हो गया ना। शादी में सुनो, कुछ केस में एकदम क्लियर किया गया, शादी में मिला हुआ जितना भी गिफ्ट है, चाहे करोड़ों का गिफ्ट ले लो, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट, अगर तुम्हें वसीयत में मिल रहा है, वसीयत समझते हो ना, पिताजी का प्रॉपर्टी आ रही है तुम्हारे पास, वो सब एग्जाम्प्ट है। वो सब किस में आता है, तुम्हें गिफ्ट किससे मिल रहा है, अपने रिलेटिव से मिल रहा है, एग्जाम्प्ट है। 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल। चलिए, तो ये सब समझ गए कि नहीं समझ गए, इसमें कोई कोई दिक्कत। 5 हेड्स ऑफ इनकम क्लियर। कितने हेड्स होते हैं हमारे हाथ में, कितनी उंगली, एक हाथ में कितनी उंगली, 5। समझ गए, तो 5 तरीके से 5 सोर्स ऑफ इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम, सॉरी सोर्स नहीं, हेड्स ऑफ इनकम। अब ये सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, देखो हेड्स तो 5 ही है, हेड्स कितने हैं, 5 है, लेकिन सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक नहीं, तुम्हारे पास 3 मकान है,
ठीक है ना। एक मकान नहीं, तीन तीन मकान है, और तीनों मकान तुम भाड़े पे उठा के रखे हो। हाँ सर, सब भाड़े पे उठाए, भाड़ा मिल रहा है, तो ठीक है सर, पैसा आ ही रहा है ना। तो कितने सोर्स ऑफ है, तो वैसे तीन सोर्स है, लेकिन हेड क्या है, एक ही है, हाउस प्रॉपर्टी। जैसे तुम्हारे पास सपोज करो आपके पास दो बिजनेस है, दो तीन बिजनेस तुम चला रहे हो। एक तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है। एक तुम्हारा क्या है, ज्वेलरी शॉप भी चल रही है। एक तुम्हारा क्या है, सपोज करो मोबाइल शॉप भी खोल के रखे हो। अब बताओ, तीनों बिजनेस से इनकम आ रही है ना सर, यानी सोर्स कितने हैं, तीन है, लेकिन हेड एक ही है, पीजीबीपी। वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही आएगा। मैं पीजीबीपी जो बोल रहा हूँ ना, एग्जैक्टली बीपी तो वही है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। आगे पीजी मैं जोड़ रहा हूँ, पीजी का मतलब प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, वो शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। तो ये समझ गए, सोर्स ऑफ इनकम अलग है। सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, लेकिन हेड्स ऑफ इनकम सिर्फ कितने हैं, पांच। अब बस तुम ये बता दो मुझे, अब स्टेट करना है, हेड्स ऑफ इनकम बताना है आपको। इनकम मैंने दिखा दी है, आपको बताना है कौन से हेड की इनकम है। रेंट मिल रहा है बाई रेंटिंग सेकेंड फ्लोर ऑफ अ हाउस, अपने मकान का सेकेंड फ्लोर किराए पे दे दिया है। कौन से हेड की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे उसको, हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी रिसीव हो रहा है ओएनजीसी से, सैलरी हेड की इनकम है। डिविडेंड रिसीव हो रहा है फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड से, रिलायंस लिमिटेड से डिविडेंड, डिविडेंड समझते हैं, शेयर में जो पैसा लगाते हैं, तो जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में हमें भी हिस्सा मिलेगा, तो वो डिविडेंड होता है, लाभांश। अब बताइए डिविडेंड कौन सी इनकम है, कौन से हेड की इनकम है, अदर हेड। अदर सोर्स मत बोलो बेटा, अदर हेड बोलो। नहीं, अदर सोर्स भी सही था, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अदर सोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, अदर हेड ऑफ इनकम है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बेच दिए तुम, कैपिटल गेन हो रहा है। फैमिली पेंशन रिसीव बाय द विडो, फैमिली पेंशन रिसीव हो रहा है बाय द विडो, बिल्कुल सही, अदर सोर्स में जाएगा, क्योंकि पेंशनर की डेथ हो गई है, तो पेंशनर की डेथ होने पे उसकी, है ना, वाइफ को क्या मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, तो अदर सोर्स की इनकम ही है। प्रॉफिट फ्रॉम कन्फेक्शनरी बिजनेस, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन है, किस में आएगा, बिजनेस ही तो है, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा। कन्फेक्शनरी मतलब बेकरी शॉप, वही बेकरी शॉप कन्फेक्शनरी कहते हैं। तो ये हेड्स ऑफ इनकम आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से इनकम किस हेड में जाएगा। क्या बोलो, सेल ऑफ बिल्डिंग कोई बिजनेस होता है क्या, बिल्डिंग बेचना कोई किसी से कोई बिजनेस होता है, बिल्डिंग बेचना, है ना, प्रॉपर्टी डीलिंग आप कर रहे हो, लेकिन भले आपका ये बिजनेस हो, लेकिन किस में आता है, कैपिटल गेन में आएगा। प्रॉपर्टी बेच रहे हो, प्रॉपर्टी कभी भी बेचोगे तो वो किस में आएगा, कैपिटल गेन में। ठीक है, ओएनजीसी कंपनी है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो नहीं समुंदर में, अब मुंबई में हमारा एक बहुत बड़ा प्लांट है जहाँ से तेल निकलता है, हमारी कंट्री का रिक्वायरमेंट का 20% के आसपास उससे कंप्लीट होता है। यानी जितना हम तेल हमें चाहिए ना, वहां से निकलता तो है कच्चा तेल, लेकिन 20% कंप्लीट, मतलब हमारा जो कंजम्पशन है टोटल, 20% ही वो फुलफिल कर पाता है, बाकी 80% हमें क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई। अब कोई तुमसे पूछता है सर, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, तो जब ये पांचों हेड की इनकम को जोड़ते हो ना, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, है ना। पांचों हेड की इनकम जब टोटल करते हो, जरूरी नहीं कि आपको सारे हेड की इनकम हो, सपोज आप सिर्फ सैलरी ही कमा रहे हो, इन सब पे जीरो जीरो जीरो, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। हो सकता है आप पीजीबीपी बिजनेस कर रहे हो सिर्फ, तो बिजनेस की इनकम ये सब इनकम नहीं होगी, लेकिन हो सकता है आपकी पांचों इनकम हो, सभी इनकम को जोड़िए और ये टोटल आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ये होते हैं हेड्स ऑफ इनकम। अब सॉल्व तो सर ये हम लोग ने पढ़ तो लिया, लेकिन यहाँ पे एक सेक्शन हम लोग ने ये डिफाइन नहीं किया, ये जो था सेक्शन 14। अब अगर हमें देखना है सेक्शन 14 अब किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन 14 भी लिख सकते हैं,
14 सेक्शन हेड्स ऑफ इनकम देखो था, अभी वो किस में आ गया, 13 में आ गया। तो ये सेक्शन अब क्या हो चुका है, कट। इसके बगल में हम क्या लगा देंगे, 13। ये सेक्शन को क्या कर देंगे हम, कट लगा दिया जाए। समझ गए। तो ये सच में तुम ही लोग के सामने, तुम ही लोग को ये नया सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, पहली बार फर्स्ट एक्ट पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग को ये दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ से हम लोग वो ढूंढते हैं। हम लोग भी आखिर में बनाएंगे ना, तो बनाते कहाँ से, वैसे ही बनाते। और ओवरऑल तुमको देखना है चेंजेस क्या हुआ है। तो सिंपल सा, तुम जाओ यहाँ पे गूगल के पास, व्हाट आर द मेन, व्हाट आर द चेंजेस इन इनकम टैक्स एक्ट 2025, है ना। यही बता रहा था वो, टैक्स ईयर एक नया टर्म्स आ गया है। बता रहा है सिंप्लीफाइड लेआउट किया गया, थोड़ा ना सेक्शन बहुत स्प्रेडेड थे, सेक्शन थोड़ा उल्टे पुल्टे थे, तो इन्होंने क्या किया, इसको तो रिड्यूस द 819 सेक्शन, सेक्शन कम किया इन्होंने, मोर स्ट्रीमलाइन। इस 819 सेक्शंस को किस में कन्वर्ट किया, 536 सेक्शन में। पहले 819 सेक्शन हुआ करते थे, इसको रिड्यूस करके किस में कर दिया, 536 सेक्शन में कर दिया। 1961 में कितने सेक्शन थे टोटल, 819, और नए वाले में कितने कर दिया इन्होंने, 536। चैप्टर्स में चेंजेस किया इन्होंने। यहाँ देखो की चेंजेस यहाँ लिखा है, ये जो क्लियर टेक्स्ट की साइड है ना, क्लियर टेक्स्ट इज क्वाइट गुड, इसमें जा सकते हो, इसमें थोड़ा अच्छे से ये समझाते हैं। क्या किया है इन्होंने, सिंप्लीफाई द टेक्स्ट लॉ, रिड्यूस लिटिगेशंस, इम्प्रूव कंप्लायंसेस, मॉडर्नाइज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन किया है इन्होंने। ठीक है ना, दोनों में यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, अब ये तो टैक्स रेट सोर्ट्स हो गए, ये देखो सबकी डेफिनेशन को कंपेयर किया। इसके लिए तो पहले भी 15 था, अभी भी 15 है। सेक्शन में क्या चेंज है, ये पुराने सेक्शंस थे और ये नए सेक्शंस है। सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, इकट्ठा थोड़ी पड़ेगा। ओवरऑल देखो चेंजेस क्या हुआ, नंबर ऑफ सेक्शन पहले कितने थे, 700, अभी कितने हो गए। नंबर ऑफ चैप्टर, पहले कितने चैप्टर में डिवाइड था ये, इनकम टैक्स को 23 चैप्टर में डिवाइड किया। जैसे तुम बुक कोई पढ़ते हो, बुक में चैप्टर्स होते हैं ना, तो इनकम टैक्स में कितने चैप्टर थे पहले, 23 चैप्टर थे। अभी कितने चैप्टर हैं, अभी भी 23 चैप्टर है, कोई चेंजेस नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ शेड्यूल में क्या है, 14 शेड्यूल थे, अभी उसके अंदर कितने शेड्यूल, 16। कंटेंट इन टर्म्स ऑफ पेजेस 823 पेजेस, अब 622 पेजेस में उसे कन्वर्ट किया गया, रिड्यूस किया गया थोड़ा। इफेक्टिव कब से था, ये 31 मार्च 2026 तक था। अभी हम लोग देखो 1 अप्रैल 2026 के बाद आ गए ना, अब हम लोग तो इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से अब ये नया एक्ट लागू हो गया है, इसीलिए हम लोग नया एक्ट पढ़ रहे हैं, पुराना एक्ट नहीं पढ़ रहे। समझ रहे हैं। और आप लोग को थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन ऐसे करते रहेंगे, तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। ज्यादातर क्या हुआ है, स्ट्रक्चर चेंज किया गया, मीनिंग वही, जैसे तुम्हें बस नाम चेंज है, जैसे तुम्हें पता तुम्हें अली नगर जाना है ना, अब उस नाम आर्य नगर हो गया, जगह तो वही है ना सर, बस नाम थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने, चीज वही है। हुमायूंपुर अब किस नाम से, हनुमंत ने, पॉइंट से नाम चेंजेस किया है इन्होंने। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, नाम चेंज कर, तो ऐसे सेक्शन चेंज किया, रिड्यूस किया। कई सारी डेफिनेशन सेम है, जो पहले था डेफिनेशन वही आज भी डेफिनेशन है, बट नाम क्या है, चेंज हो गया। पहले क्या नाम था, इलाहाबाद, अभी क्या नाम है, ले पता भी नहीं अभी क्या नाम है, अभी प्रयागराज, प्रयागराज। सब ऐसे ही होता है। ठीक है, देखो वो जो नाम है वो तो सबके दिमाग में था, अभी एक नया है तो अब थोड़ा टाइम लगता है। तो वही है, हम लोग के भी दिमाग में पुराने सेक्शंस हैं, अब नए सेक्शंस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ठीक है। ऐसे अपडेट करते हुए चलोगे, तुम्हें पता चलता रहेगा क्या क्या चेंजेस है। और ध्यान रहे, ये जो चीज है जो आप लोग एमएस वर्ड में पूरा अभी तक पढ़े थे, क्या चीज, स्ट्रिक थ्रो। स्ट्रिक थ्रो का यूज तुम लोग को अब दिख रहा है कि अच्छा क्या होता है स्ट्रिक थ्रो का यूज, ताकि हम लोग ये कंपैरिजन कर सके पहले क्या था अब क्या है। कई लोग इसको रेड कलर में कर लेते हैं,
कि अब ये खत्म है, अब ये नया लागू हो गया। तो स्ट्रिक थ्रो का यूज भी समझ में आ गया। बस दैट्स इट। सो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो टुडेज क्लास इज